हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको अपने कोरिया वीज़ा के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी कोरिया वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने कोरिया वीज़ा अप्लाई किया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने पड़े और कितनी जल्दी वीज़ा बन जाता है, क्या वीज़ा की फ़ीस वगैरह लगती है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप इंडिया में 4 जगह से कोरिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑफकोर्स दिल्ली, और दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कलकत्ता। तो आप इन 4 जगहों के मतलब जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपको इनमें से कोई भी एक जगह जाना पड़ेगा जो भी आपके घर के करीब है। आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप साउथ की तरफ रहते हैं तो आप दिल्ली से अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो आप किसी दूसरी जगह से जाके अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दिल्ली से ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मेनली ये लोग चेक करते हैं कि आपका जो बोले तो डोमिसाइल है या फिर आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो कहाँ का है। तो क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ तो मेरे लिए दिल्ली सबसे करीब था, और दिल्ली से अप्लाई करने के लिए आपको VFX के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो साउथ कोरियन एम्बेसी है उन्होंने अपना टाई अप VFX के थ्रू कर रखा है। लेकिन अगर आप मुंबई या फिर मुंबई के आसपास रहते हैं तो फिर वहाँ पे VFX के थ्रू नहीं, किसी एजेंट्स के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली चेन्नई और कलकत्ता के लिए भी जहाँ तक मुझे पता है कि आप VFX के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले VFX को कॉल किया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करी कि मैं नोएडा में रहता हूँ और मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फ़ोन कॉल पे दे दी, इवन अपना एड्रेस वगैरह भी बता दिया कि किस तरीके से मैं वहाँ पे आके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो है कि आपको साउथ कोरियन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक ई फॉर्म फिल करना है। और उस फॉर्म में बेसिकली आपको अपने पासपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन और अपने पास में कौन कौन सी जगहों पे आपने ट्रैवल कर रखा है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और आप उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ये हो जाता है आपका पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 महीने का दिखाना होता है। और जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करोगे तो उस स्टेटमेंट में बैंक की सील और साइन भी होने चाहिए। सो दैट मीन्स कि आपको बैंक जाकर के बैंक स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका सैलरी स्लिप, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए सैलरी स्लिप मुझे सबमिट करनी थी लास्ट 1 ईयर की। तो सैलरी स्लिप तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर से NOC सर्टिफिकेट भी लेके आना होता है। बेसिकली इस NOC सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि आप इस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं और आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप इस साउथ कोरिया घूमने जाने वाले हैं, और इससे कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने आपको छुट्टियां दे रखी हैं और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप अपना खुद ही बियर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुझे 2 साल का ITR भी सबमिट करने के लिए बोला था, तो मैंने लास्ट के 2 ईयर्स के ITR के प्रिंट आउट निकाल लिए थे। और जब आप कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और उन्होंने मुझे बताया था कि इसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो MP का है और मैं रहता हूँ नोएडा में, तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए उन्होंने मेरा एड्रेस प्रूफ भी मांगा था कि आप यहाँ पे रहते हो तो उसका एड्रेस प्रूफ भी ले लेना। तो मेरे पास यहाँ पे वोटर ID कार्ड है, तो मैंने वो भी सबमिट कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग के लिए मना किया था कि अगर आप साउथ कोरिया वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके की होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट टिकट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने पासपोर्ट फ़ोटो के लिए भी कहा था मुझे कि आप 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ भी लेके आना, और वो मतलब सेम फ़ोटो लेके आना जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाया था। तो मैंने उसके भी फ़ोटोज़ वगैरह निकलवा लिए थे। उसका डायमेंशन भी बता रखा था उन्होंने, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जो कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने लिया ही नहीं बाद में। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके मैं पहुंच गया VFX के ऑफिस, जो कि राजीव चौक से अराउंड 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पे एक शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाना होता है। ये डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे पहुँच गया मैं, और जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस थी वो मुझे याद है 4,550 रुपीज़ थी। अगर आप मतलब खुद से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और आप खुद से पासपोर्ट और अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप कलेक्ट करने आओगे तो। बट अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने खुद से जा रहे हो
और आपका जो पासपोर्ट है वो वापस रिटर्न होते वक्त आपके घर पहुंच जाए, तो फिर आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा देनी पड़ती है और उसके बाद आपका जो ओवरऑल फीस हो जाता है वो है 5100। अब क्योंकि दिल्ली यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो मैंने यही डिसाइड किया कि 5100 रुपये वाला ही मतलब सर्विस लेते हैं, जहाँ पे मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ जाएगा, वीज़ा जो अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है जो भी है, उसके बाद मुझे जाना नहीं पड़ेगा अपना पासपोर्ट करेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैं पहुंच गया वीएफएक्स के ऑफिस सुबह सुबह। और जब मैं जा रहा था तो मैंने वीएफएक्स को कॉल भी किया था, उनसे भी ये भी मैंने पूछा कि जो पेमेंट है वो किस तरीके से आप लेते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हो या फिर ऑफलाइन। तो उन्होंने कहा था कि सर अगर आप कैश लेके आओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी मशीन वगैरह काम नहीं करती है। तो फिर मैंने वहाँ जाने से पहले कैश निकाल लिया था ताकि दिक्कत ना हो। और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच गया मैं वीएफएक्स ऑफिस। जब आप ऑफिस जाते हो वीएफएक्स के तो आप वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग क्यू लगी हुई है। कोई यूके के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई साउथ कोरिया के लिए कर रहा है, कोई जापान के लिए कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके हर जगह पे क्यू लगी हुई है। और बेसिकली वहाँ पे जाने के बाद आप पूछ सकते हो कि मुझे साउथ कोरिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी क्यू कहाँ पे है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, वो बता देते हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे तो गेट में आपका सबसे पहले एंट्री होता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए हो या आप पासपोर्ट वगैरह रिसीव करने आए हो, किस पर्पज़ से आए हो। आप एंट्री होती है, आपकी चेकिंग होती है नॉर्मल चेकिंग, और आप अंदर चले जाते हो। आपको एक टोकन मिल जाता है, टोकन लेके आप वहाँ बैठ जाओ और जैसे ही आपका नंबर आता है तो आप वहाँ पे चले जाओ। जो डेस्क लगा बना हुआ है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स वो अलाइन करते हैं। कुछ मिसिंग होता है तो आपको बोल देंगे कि आप ये फिल कर दो, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप वो प्रिंट आउट करा के ले आओ, फोटो कॉपी करा के ले आओ। मेरे केस में मुझे याद है कि मैंने अपने पासपोर्ट का फोटो कॉपी मैं लेके नहीं गया था, सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट लेके पहुंच गया था। तो उन्होंने मुझे फोटो कॉपी भी लेके आने के लिए कहा था, तो मैंने वहीं से फोटो कॉपी करा ली थी। अब जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनके साथ में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाना होता है। तो मैंने ये हालांकि आपको बताना भूल गया था। तो पासपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लेके जाओगे आई बिलीव। तो बस डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जैसे ही मैं घर आया तो अगले दिन मेरे पास साउथ कोरियन एम्बेसी की तरफ से एक मेल आ गया था DU वेरिफिकेशन का, मुझे याद है। सो बेसिकली DU वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको उनको एक तरीके से ऑथेंटिकेट करना होता है। आपके मेल में एक लिंक आई होती है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको DU वेरिफिकेशन की आप वेबसाइट पर चले जाते हो, जहाँ पे आपको अपने ITR का यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, जिससे आपका ITR वेरीफाई होता है कि आपने सही ITR उनको दिया है या नहीं दिया है। दूसरी चीज़ कि जो भी आपने बैंक का स्टेटमेंट दिया है उनको फोटो कॉपी करा के हार्ड कॉपी दिया है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे उनको देने होते हैं, मतलब वेरीफाई कराने होते हैं। और इसके अलावा आपको $10 का यानी कि 10 USD का पेमेंट करना होता है। और जैसे ही पेमेंट आप कर देते हो तो आपका जो प्रोसेस है वीज़ा का वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद अराउंड 8-10 दिन लगते हैं वीज़ा प्रोसेस होने में। तो मुझे याद है कि मेरे केस में मुझे 10 दिन लग गए थे। 10वें दिन मतलब मुझे लग रहा था कि अभी तक मेरे पास ना तो कोई ईमेल आया ना ही कोई मैसेज आया, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे याद है कि 10वें दिन मेरे पास एक मेरे घर में डिलीवरी वाला आ गया, और डिलीवरी वाले ने कुछ इस तरीके के एनवेलप ला के मुझे दिए। तो एनवेलप देख के तो मुझे समझ में आ गया था कि ये VFX की तरफ से है, तो डेफिनेटली मेरा इसका पासपोर्ट होगा इसके अंदर से। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं पता था कि मेरा जो वीज़ा है वो अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया। एंड जब मैंने फाइनली इस एनवेलप को खोला तो उसके अंदर एक पासपोर्ट तो था ही, पासपोर्ट के साथ ही साथ एक A4 साइज़ का एक छोटा सा कागज़ भी था, जिसमें बेसिकली वीज़ा ग्रांट नोटिस लिखा हुआ था टॉप में, और सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसको देख के समझ में आ गया कि हाँ, मुझे फाइनली वीज़ा साउथ कोरिया का मिल चुका है। अब दोस्तों, साउथ कोरिया आपको स्टिकर वीज़ा नहीं देता, यानी कि आपके पासपोर्ट में कोई स्टिकर लगा के आपको नहीं मिलेगा। आपको एक वीज़ा देता है जो कि ऑफकोर्स A4 साइज़ में रहता है, और आप इनकी वेबसाइट में जाके अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह डाल के भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी। तो ये वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने फॉलो किया और मुझे फाइनली वीज़ा मिल गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस वीडियो में अभी तक नहीं बताई, और वो ये कि मेरे अकाउंट में जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था तो 1 लाख रुपए का एवरेज बैलेंस था, जो मैंने पिछले 5-6 महीने से मेंटेन करके रखा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मेरा जो अमाउंट है वो कम हो, और इसकी वजह से हो सकता है कि वो लोग मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इससे बचने के लिए क्या किया था कि क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी ट्रैवल करने वाली है साउथ कोरिया, तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने लगाए थे, साथ ही साथ में मैंने अपने वाइफ के भी सेम डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, क्योंकि मेरी वाइफ भी वर्किंग है, उसके पास भी कंपनी का NOC उसको ईजिली मिल गया था, और सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ। तो बेसिकली मैंने
ये उनको प्रिटेंड किया था कि मेरी वाइफ का जो एक्सपेंसेस है वो खुद बियर करेगी, मैं अपना एक्सपेंसेस बियर करूँगा। और एक डॉक्यूमेंट जो मैंने एडिशनल अपनी तरफ से लगाया था, जो कि वीएफएक्स वालों ने मुझे कहा नहीं था, और वो था कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर में बेसिकली आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हो कि आप साउथ कोरिया क्यों जा रहे हो, आप क्या करते हो, और आपका जो आइटिनरी होगा वहाँ पे वो क्या होगा, कहाँ कहाँ आप घूमने जाना चाहते हो, एवरीथिंग, सब कुछ, किसके साथ आप जा रहे हो, सारी डिटेल उस कवरिंग लेटर में रहता है। तो एक सिंगल पेज का कवरिंग लेटर था मेरा और मेरी वाइफ का, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ में लगाया था। मेरी वाइफ के बैंक में रहे होंगे अराउंड 1.5 लाख, तो हम दोनों का जो मिला के वो टोटल था लगभग 2-2.5 लाख रुपए के अराउंड था। और फाइनली हमारा जो वीज़ा था वो दोनों का ही अप्रूव हो गया। तो ये मेरा शॉर्ट एक्सपीरियंस था वीज़ा एप्लीकेशन का साउथ कोरिया के लिए। तो अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। बट अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने अभी तक नहीं किया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।